हे लिसनर्स, प्रस्तुत है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दुर्गा का मंदिर का चतुर्थ भाग। प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ष नहीं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे, लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की विस्तृत राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज़्यादा नहीं, 30 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसीलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास रुपए नहीं। होंगे तो ज़रूर, बहाना करती हो। अच्छा, बहाना ही सही। तो मैं उनसे क्या कहूँ? कह दो घर में रुपए नहीं है। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूँ। ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है। मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी। गिन्नियाँ जेब में रहकर घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। ब्रजलाल दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतज़ार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक न आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थीं। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी न लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है। आते ही होंगे। 6 बजे, गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार धोखा हुआ। वह आ रहे हैं, ज़रूर वही हैं। ऐसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। इस तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय में एक बोझ सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं नहीं। 2 दिन पार दूर से आते हुए इक्कों को देख गोरेलाल का भ्रम हुआ। आकांक्षा की उबलता। 7 बजे, चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाए, तो समझे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गई कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ, गोरेलाल हैं। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगी कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वह कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना न चाहते होंगे। उस समय उनके गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूँ, लेकिन किसे भेजूँ?
मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैंप चलाया और पत्र लिखने बैठे, मगर आंखें द्वार ही की ओर लगी हुई थीं। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तुरंत पत्र को एक किताब के नीचे दबा दिया और बरामदे में चले गए। देखा, पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया है। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, ज़रा एक निगाह देख लीजिए। निदान ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नज़र से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आप ही जाना चाहिए, भला से बुरा माने। इसकी कहाँ तक चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मुझे रुपए दे दो। भलमनसी भलमानसों से निभाई जाती है। ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी, घर में जाकर भामा से कहा, ज़रा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप चल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे शूद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत करूं ही क्यों। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है। मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है। साफ गले खुल जाएगी। इस झंझट की ज़रूरत ही क्या है, वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही न आवेगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़बुन में आगे बढ़ते जाते थे। जैसे नदी में लहरें चाहे किसी ओर चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पे पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं? अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े। द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे, कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है